हेलो चिल्ड्रंस, कैसे हैं आप सब। हमने लास्ट चैप्टर फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। आज हमारा जो चैप्टर है वो रशियन रिवॉल्यूशन के ऊपर है। जब हमने लास्ट चैप्टर फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन पढ़ा था तो उसके लास्ट में आपको याद होगा कि हमने जो यूरोप में फैले जा रहे स्वतंत्रता और समानता शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा था। फ्रांसीसी क्रांति में सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तनों की संभावना का सूत्रपात कर दिया था। जैसा कि आप लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो कि 18वीं शताब्दी में पहले फ्रांस का समाज पर छोटे मोटे एक्स्ट्रास और श्रेणियों में उसको जब बांट दिया गया था तो समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण हो गया था। लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना का बदलाव संभव दिखाई देने लगा था। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस चर्चा पर भी बात छिड़ चुकी थी। भारत में भी राजा राम मोहन राय ड्रोजियो ने इस फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया है और बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थिति के बारे में चल रही बहस पर कूद पड़े थे। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया, मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन वे चाहते थे यह बदलाव धीरे धीरे हो, एक खेमा बना रहे। समाज का आमूल पूर्व गठन जरूरी था। कुछ रूढ़िवादी लोग थे जो उदारवादी थे, वो संसाधनों के पक्ष में थे। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का मतलब था राजनीति की इन धाराओं में क्या फर्क हो सकता है, कौन कौन सी बातें सामने आएंगी। यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में एक नहीं होता है। इस अध्याय में, इस चैप्टर में हम 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर पड़ा था। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान लगाएंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया था। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया था। यहाँ आपका 1.1 बोलता है कि उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। तो हम इस पर डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। समाज परिवर्तन के समर्थकों का एक समूह उदारवादी का हो। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्राय किस एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी और ऑस्ट्रेलिया, स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने और उन्हें छीनने का कोई अधिकार नहीं है। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो सरकार और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए थे। पर यह समूह लोकतांत्रिक नहीं था, यह डेमोक्रेटिक नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं था। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्ति अधिकारियों का ही होना चाहिए। इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित था। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन का भी समर्थन कर रहे थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों, संपन्न उद्योगपतियों को
प्राप्त किसी भी तरह के विशेष अधिकारों के खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के सेकेंद्रियन का विरोध जरूर करते थे। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था, मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करने लगे थे, लेकिन 19वीं शताब्दी में आते जाते वे ये सब मानने लगे थे। कुछ परिवर्तन जरूरी थे, परंतु यह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया ना जाए और बदलाव की प्रक्रिया है जो उसे धीरा रखा जाए। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफी टकराव हुए थे और 19वीं शताब्दी में क्रांति और राष्ट्रीय कार्यांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया था। औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, ये सामाजिक रुझान एक नए युग का घोतक थे। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए उद्योग क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था, औद्योगिक क्रांति अच्छे से भरी पूरी संपन्न होने लगी थी। औद्योगिकरण में औरत, आदमी, बच्चे सबको कारखाने में काम दिए गए थे। काम के घंटे यानी पाली लंबी, बहुत ही मजदूरी सबको बराबर मिलती थी। बेरोजगारी की जो समस्या थी वो धीरे धीरे कम होने लगी थी और औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आने लगी थी। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे और बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी भी करते थे। उन्होंने व्यापार और औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा किया, इसलिए वे चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ रहेंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ भी उठाया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेष अधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, गरीबों को रोजगार मिल जाएगा, तो जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाएगा और समाज तरक्की भी करेगा। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री, पुरुष, उदारवादी और रेडिकल समूहों में पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। यूरोप में 1850 में जिस तरह की सरकारें बनी, उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलन क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी बन गए थे। राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास होने लगा था। राष्ट्रवादी कार्यकर्ताएं क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। 1850 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिस्पे मैज़िनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। अब भारत सहित दुनिया भर में राष्ट्रवादी उनके रचनाओं को पढ़ते थे। यूरोप में समाजवाद का आना। समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। 19वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व का सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। वे ऐसा क्यों मानते थे? इसका तर्क है कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है,
जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है। लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्तियों को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। वह अपने बारे में नहीं सोचता तो उसकी संपत्ति की उत्पादनशील बनते रहते हैं। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण साझा साहित्यिक हितों हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। समाजवादी इस तरह के बदलाव चाहता था। इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान भी चलाए थे। समाजवादी के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को यानी सामूहिक उद्यम के विचारों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। इंग्लैंड के आने जाने पर उद्योगपति रॉबर्ट ओवन ने इंडियन में नया न्यू हार्मनी के नाम से एक नई तरीके से समुदाय की रचना भी की थी। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते हैं। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लॉक चाहते थे कि पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दिया जाए। जो मिलकर चीज़ बनाते हैं उसका मुनाफा प्रत्येक के द्वारा किए गए काम के हिसाब में आपस में बांट लेते थे। अब कार्ल मार्क्स 1882 और फ्रेडरिक एंगल्स 1822-1895 ने देश में कई नई तरीके के तर्क भी पेश किए थे और उनके विचार से औद्योगिकों और समाज पूंजीवादियों के समाज बना रहे। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व बना रहे, मतलब उनका अपना अधिकार बना रहे। पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता था। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी समाज का नाम दिया। मार्क्स का विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ उन्होंने संघर्ष में जीत अतः मजदूरों की ही होगी और उसकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य समाज बनेगा। साम्यवाद समाजवाद के लिए समर्थन 1870 में आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। इंग्लैंड और जर्मन के मजदूरों ने अपने जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित कर दिए थे और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकारों के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों ने काफ़ी गहरे रिश्ते अपनाए थे। संसदीय चुनावों में वे पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 तक ब्रिटेन की समाजवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी ही एक पार्टी का गठन किया गया था, लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए थे। संसदीय समाजवादी नीतियां उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे और उन्होंने कानून बनाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों ने रूढ़िवादी उदारवादी का जो दबदबा था वो सरकार पर बना रहा। यूरोप के पिछड़े औद्योगिक देशों में एक रूस में यह समीकरण उलट गया था। 1917 के अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की जो सत्ता थी समाजवादी ने कब्जा कर लिया था। फरवरी 1970 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है।
ऐसा कैसे हुआ था? क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आइए क्रांति के कुछ साल पहले की स्थिति पर हम नज़र डालते हैं। रूसी साम्राज्य 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस का शासन था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भू क्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अज़रबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के मानने वाले बहुमत रहे हैं। अर्थव्यवस्था और समाज। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी में जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य में लगभग 85% जनता थी जो वो आजीविका सिर्फ खेतों पर ही निर्भर था। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मन में खेती पर निर्भर आबादी 40-50% से ज़्यादा नहीं थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक देश था। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मास्को प्रमुख उद्योग इलाके में आते थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉप के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मजबूत थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में शुरू किए गए थे। जब रूस के रेल नेटवर्क का फैलाया जा रहा था तो उसी समय रूसी उद्योगों ने विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा दिए थे। इन कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हो गई थी। सन 19 तक कुछ इलाकों को भी कारीगरों और कारखानों मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता था। काम की पाली के घंटे निश्चित किए गए थे और इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नजर रखते थे, लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों का उल्लंघन करने वालों पर रोक लगाते थे। कारीगरों की इकाइयां और वर्कशॉप में काम की पाली प्राय 15 घंटे तक चलती थी, जबकि कारखानों में मजदूरों की 10 से 12 घंटे। मजदूरों में रहने के लिए उन्हें कमरे भी दिए जाते थे और उनकी हर तरीके की ज़रूरतों को पूरा भी किया जाता था। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांवों के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। उनके बीच योग्यता और क्षमता के स्तर पर भी काफ़ी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग ने एक धातु मजदूर से कहा था कि धातु कर्मी मजदूरों ने खुद को साहब मानते हैं। उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की ज़रूरत रहेगी। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन दिया जाता था। मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे और उनके व्यवहार में साफ दिखाई देता था। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने का फैसला भी लिया था। ऐसे संगठन बहुत कम थे। देहात मीन्स जो गांव में रहने वाले लोग थे, उनकी ज़्यादातर जमीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्ति पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के होते थे। इक्का दुक्का इधर उधर आपदा पर छोड़ दिए जाते थे। सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को तो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी। वह लोकप्रियता की वजह से नहीं, बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले से उन्हें मिली थी।
यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेन के किसान ने केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों के बीच में बांट दी जाए। बहुधा वह लगान भी नहीं लगा चुकाते थे और कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिण रूस में ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा सामने आई थी। 1905 में तो पूरे रूस में ऐसी घटनाएं घटने ही लगी थी। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन को अपने को सौंप देते थे और फिर कम्यून एक प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटते थे। रूस में समाजवाद 1914 में पहले रूस में भी सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया था। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ा था। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था, उसने मजदूरों को संगठित किया था और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए थे। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं, उससे पता चलता है कि वे स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति के मुख्य शक्ति बनेंगे। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले सबसे ज़्यादा समाजवादी देश बनेगा। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय हो गई थी। सन 19 में उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का गठन कर दिया था और इससे किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष भी किया गया था और उनकी मांगें भी पूरी की गई थी। सांगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन सोचते थे कि जार शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा, खेमा मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। उथल पुथल का समय हुआ था 1905 की क्रांति। रूस एक निरंकुश राजाशाही था। उन्हें यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी के शुरुआत में ही जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं थे। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई थी। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेटिक और समाजवादी क्रांतिकारियों के साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया था। रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादी और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों का भी समर्थन मिला था। रूसी मजदूरों के लिए 1904 को साल बहुत बुरा रहा था। जरूरी चीज़ों की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ा दी गई कि वास्तविक वेतन में 20% तक गिरावट आई थी। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेज़ी से वृद्धि हुई थी। 1904 में गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के 4 सदस्यों को आयरन वर्कर्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया था और मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर लिया था। अगले कुछ दिनों के भीतर ही पीट्सबर्ग के 110,000 से भी ज़्यादा मजदूरों को काम से निकाल दिया गया और फिर उन्हें दोबारा से काम भी दिया गया। उनकी फिर वेतन भी बढ़ाए और कार्य स्थितियों में भी सुधार की जो उनकी मांग थी, उसकी भी जो हड़ताल थी वो उनकी लगातार चलती रही। इसी दौरान जब पादरी गपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस के सामने पहुंचा तो पुलिस और कॉसैक्स ने मजदूरों पर हमला कर दिया। इस घटना पर 100 से भी ज़्यादा मजदूर मारे गए थे, लगभग 300 घायल हुए थे। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से आज भी जाना जा रहा है।
1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना में हुई थी। सारे देश में हड़तालें होने लगी जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे। विश्वविद्यालय बंद हो गए थे। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनिवर्स की स्थापना कर दी थी। 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटियां और यूनियन अनधिकृत रूप से काम करने लगी थी क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गई थी। जार ने पहले ड्यामा का मात्र 75 दिन के भीतर ही पुनर्वाचित दूसरी ड्यामा को 3 महीने के भीतर ही बर्खास्त कर दिया गया था। वह किसी तरह के जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहते थे। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यामा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रख दिया गया था। पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्यवाद। 1940 में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया था। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे और दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गए थे। इन सभी देशों के पास विशाल विशेषज्ञ साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया था। इसी युद्ध का नाम प्रथम विश्व युद्ध माना जा रहा है। इसी को मतलब प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला। जनता ने जार का साथ दिया था, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा चलता गया, जार ने ड्यामा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया था। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगे थे। जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बदलती चली गई थी। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया गया था, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था और जारीना, जार की पत्नी महारानी थी जो अलेक्सांद्रा ने जर्मन मूल का होने और उसके घटिया सलाहकारों, खासतौर पर रासपुतिन नाम एक सन्यासी ने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया था। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। पश्चिम में सैनिक पूर्व फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ी जा रही थी, जबकि पूर्व मोर्चे पर सेना ने काफ़ी बड़ा फैसला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों को मनोबल है वो तोड़ दिया था। 1914 और 1960 के बीच में जर्मन ऑस्ट्रिया में ऐसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी थी। 1970 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर दिया था। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में लाख से भी ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए थे और इन हालात में सरकार का जोरदार और अलोकप्रियता बना रहा। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, वो अब और अधिक नहीं लड़ना चाहते थे। ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। थैंक यू।